Hi everybody. Today is 2nd of December 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. आज का ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है स्पोर्ट्स शुड बी मेड मैंडेटरी इन एवरी स्कूल एंड कॉलेज। ये जो स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स से मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। स्पोर्ट्स से हमें जीतना आता है और हार को कैसे हैंडल करना है ये भी आता है। स्पोर्ट्स से हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है, बॉडी स्ट्रांग बनती है और ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ स्पोर्ट्समैनशिप ये भी डेवलप होती है स्पोर्ट्स से। तो क्या स्पोर्ट्स को मैंडेटरी कर देना चाहिए हर स्कूल और कॉलेज में? इसमें क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, एंड व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है, क्रिकेट का भी अभी टूर्नामेंट हुआ और इंडिया अब बहुत सिंसियरली ट्राई कर रहा है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें आगे बढ़ाना है। सो वी आर like trying to go full throttle on this sports culture. So sports should be made mandatory in every school and college। ये मैं आपको बहुत अच्छे सवाल यहाँ पे दे रहा हूँ, इस पे एक ओपिनियन बनाइए। ये सीधे सीधे सवाल आपको इंटरव्यू या फिर मेंस या फिर अदर जो एस्पेक्ट्स हैं इस एग्जामिनेशन के वहाँ पूछे जाएंगे। ओके, सो प्रिपेयर एन ओपिनियन एंड शेयर इट। So this is prelims 2023 course. So this is new announcement। अब हम नेक्स्ट फेज में मूव करेंगे वेरी सून और ये होगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। आप में से जो बहुत नई अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखिए जब भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, नो मैटर विच एग्ज़ाम इट इज़, सबसे पहले हमें उसको सिलेबस को देखना चाहिए। इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीलिम्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बट क्या आपने कभी इसके सिलेबस को देखा कि इसके सिलेबस में क्या चीज़ें लिखी हुई है? रिमेंबर, जो मैंने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया उसमें हमने स्ट्रिक्टली केवल इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ा है बिकॉज ये सिलेबस में मेंशन है। सिमिलरली पॉलिटी में भी हमने ये सारे टॉपिक्स अभी देखे हैं। पॉलिटी की क्लासेस अभी कंटिन्यू होगी, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, ये सब हम कंप्लीट करेंगे। बट मीनवाइल हम अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं। आवर टारगेट इज़ कि ये जो राउंड 1 है, राउंड 1 लास्ट करेगा जब तक आपका प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। बाय दैट टाइम इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सीसेट हमें रेडी करना है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा देन राउंड 2 स्टार्ट होगा और फिर हम फुल थ्रॉटल एग्जाम ओरिएंटेड जो क्विक फैक्ट्स है, करंट अफेयर्स है, ये सब सेकेंड लेयर में डालेंगे। ये जो फर्स्ट है कोर सब्जेक्ट, ये अभी तैयार किया जा सकता है। जो करंट अफेयर्स रिलेटेड एडिशनल मैटर है वो कोर सब्जेक्ट ऐड होने के बाद अगर हम करें तो वो बेहतर होता है। सो वी आर गोइंग इट वेरी सिस्टमैटिकली, इसको आप फॉलो करिए। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। वी विल प्राइमरली फॉलो दिस स्पेक्ट्रम बुक। Okay, to join this course you can visit this website. There is a nominal fee of ₹1111। There is a lot of consistency and discipline in this course। इसको ज्वाइन करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। सेकंड, ये जो एग्जाम फैक्ट्स है इसमें अब मैं इसके वीडियोस मॉर्निंग में इसको शेयर कर दूंगा। आई विल रिकॉर्ड दिस वीडियो टुडे मॉर्निंग पीरियड और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह एंड आई विल शेयर इट इन द मॉर्निंग। ओके, वी विल कंप्लीट दिस सीरीज एज वेल। देन बात आती है एनसीईआरटी की। तो सम ऑफ यू आर सेइंग कि एनसीईआरटी के स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियोस डालने के बजाय उसको लाइव सेशन में हम कवर करें। तो गिव मी योर फीडबैक। आप एनसीईआरटी जैसे ज्योग्राफी स्टार्ट करना है उसको आप वीडियोस के फॉर्मेट में स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मैं वीडियो शेयर करूं जैसे पहले था, या फिर उस सारे टॉपिक्स को मैं बुक को लाइव क्लासेस के थ्रू कंडक्ट कराऊं? गिव मी योर ओपिनियन, शेयर योर ओपिनियन। सो दिस इज़ प्रीलिम्स 2023 कोर्स और ये डेली ब्रीफ है। 40-45 मिनट्स में हम बहुत ज़्यादा रेंज कवर कर रहे हैं। इस पे अभी आप एक टैब रखिए, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। सी, अक्सर हमें लगता है कि हम बहुत लेट हो गए। सी, बेस्ट टाइम टू स्टार्ट ऑब्वियसली अगर काफ़ी पहले अगर हमने किया होता तो बेहतर होता, बट कभी भी लेट नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि इट्स टू लेट। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वॉज से ईयर्स बैक, बट द नेक्स्ट बेस्ट टाइम, जैसे ट्री का एक कोट है, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज मैनी ईयर्स अगो, बट द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज टुडे। 28 ऑफ मई में अभी भी बहुत टाइम है। अगर आप आज भी स्टार्ट करेंगे आप बहुत इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज टुडे। So this is prelims 2023 course। Similarly telegram quiz everyday 5 MCQs हम solve कर रहे हैं। You can join this और make it a habit कि हमें रोज 5 MCQ solve करने हैं। आप
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे कि आपकी एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटीज बहुत अच्छी हो गई है। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी है ये बहुत अच्छी हो गई है, सो डू इट। सिमिलरली ये क्विज है, तो हु इज नोन फॉर एस्टैब्लिशिंग द आनंद वन? द आंसर इज बाबा आमटे साहब। लोकहितवादी बोलते हैं गोपाल हरि देशमुख जी को। शारदा सदन, अ स्कूल ऑफ इंडियन विडोज इन कॉलोनियल इंडिया, एस्टैब्लिश किया था पंडिता रामाबाई ने। फर्स्ट न्यूज़पेपर विच वॉज पब्लिश्ड इन इंडिया वॉज द बंगाल गैजेट। अब ये आज के सवाल है। हु वॉज द लीडर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट? नील दर्पण play depicted the revolt against the indigo planter. It was written by whom? Which tribe is associated with Tana Bhagat movement? Which movement was headed by Sitaram Raju? In which region did Birsa Munda operate against the British? किस एरिया में ऑपरेट किया था? सो ये 5 सवाल है आज के लिए। सिमिलरली ये वोकैबुलरी है इम्पास, इसका मतलब है गतिरोध हो गया है। इंडिया और चाइना को जो बॉर्डर इशू है, काइंड ऑफ डेडलॉक आ गया है वहाँ पे, स्टेलमेट। देन एटिक्वेट की स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, इसका मतलब होता है शिष्टाचार। देखो हमें बहुत टैलेंट है, हमें बहुत अच्छी नॉलेज है, बट इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन दिस प्रोफेशनल वर्ल्ड, इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन दिस रियल वर्ल्ड, ये बेसिक एटिकेट्स होना भी बहुत ज़रूरी होता है। बेसिक एटिकेट्स, दिस इज़ द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी और अमंग मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोफेशन और ग्रुप। तो हमें ये क्वालिटी भी इनकलकेट करना चाहिए। दिस शुड रिफ्लेक्ट इन योर बिहेवियर। देन एवेरेशियस का मतलब है लाइक लालची। दिस इज हैविंग और शोइंग एन एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ और मटेरियल गेन। अक्सर स्टूडेंट्स को भी ऐसा लगता है टाइम्स कि हम ये भी नोट्स देख लें, दिस बुक भी देख लें, दिस एंड दैट। एक टाइम के बाद एक लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी है, लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी है। सो रिपीट आफ्टर मी। जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी वीडियो का, जिस भी बुक का अगर मेरे को रिवीजन नहीं करना है तो वो बुक और सब्जेक्ट और वीडियो हम नहीं देखेंगे। इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, बिकॉज रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुक्स को केवल इकट्ठा करने से नहीं होता है, उसको पढ़ना भी पड़ता है। सो हमें एक लाइन ड्रॉ करना चाहिए और जो नोट्स मटेरियल बुक्स हमारे पास है, स्टैंडर्ड चीज़ें, उस पर फेथ रखिए और उसको पढ़िए अच्छे से। ओके, देन दिस इज कॉनोसेंस का मतलब होता है समझौता, अग्रीमेंट और कंपैटिबिलिटी बिटवीन ओपिनियंस और एक्शंस। फैनेटिकल का मतलब है दैट इज एक्सट्रीमली जीलस, एक्सट्रीमिस्ट टाइप है, एक्सेसिवली एग्रेसिव, सिंगल माइंडेड जील हो रहा है, दैट इज फैनेटिकल। सो आज के वर्ड्स हैं फैनेटिकल, कॉन्सोनेंस, एवेरेशियस, एटिक्वेट and impasse. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये सी सेट है। अब ऐसे सवाल को सॉल्व करने का 2 तरीका होता है। एक तो इसमें लॉजिक लगाइए कि इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है उससे नंबर का वैल्यू फाइंड करिए, दिस एंड दैट। जो आसान तरीका, प्रैक्टिकल तरीका है ऐसे सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व करने का, जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसका एक एग्जाम्पल फाइंड करिए। जैसे एक डिजिट है n ग्रेटर देन 3, वो डिविजिबल बाय 3 है बट नॉट डिविजिबल बाय 6 है। तो लेट अस अज्यूम दैट नंबर इज 9। दिस इज डिविजिबल बाय 3, यस। दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 6, यस। सो लेट अस अज्यूम द नंबर इज n इज इक्वल टू 9, ये ग्रेटर देन 3 भी है। बस n को यहाँ पुट करिए, 9 इंटू 2 18, क्या 4 से डिविजिबल है? नो। देन 9 इंटू 3 27, 4 से डिविजिबल है? नो। 9 इंटू 2 18 प्लस 4 22, 4 से डिविजिबल है? नो। 9 इंटू 3 27 प्लस 1 28, 4 से डिविजिबल है? यस। सो द आंसर इज डी, सिंपल। देन 1 लीटर ऑफ वाटर का वे 1 kg है, तो हाउ मेनी क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ वाटर विल वे 0.1 ग्राम। तो पहले 1 लीटर मतलब 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम मतलब से 1 लीटर, और वी कैन से 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। तो दोनों को इक्वेट कर लो, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम। अब यहाँ लिखा हुआ है 1 ग्राम में 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 0.1 ग्राम में कितना होगा? 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 1 cm इज इक्वल टू 10 mm है ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। 3 इडियट्स हम सब ने देखी है। सो द पॉइंट इज 0.1 g इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10 टू द पावर mm। सो यहाँ ये सेंटीमीटर मिलीमीटर, सो दैट इज 100 mm क्यूब। सो इस तरीके से ये सवाल भी हो गया। सी सेट से भी डरना नहीं है, आप उसका प्रैक्टिस करो। मैं 2-3 सवाल रोज देखता हूँ, कॉन्सेप्ट्स एक बार ब्रश अप करते जाओ और इसको सॉल्व करो, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी 66 प्लस में। सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या रेशो होगा यहाँ पे? टेल
देन यहाँ पे भी बताइए कितने ऐसे नेचुरल नंबर के पेयर पॉसिबल है आंसर। ये है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया देन मेंस में ऑल ऑफ अ सडन अगर आपने देखा कि आप जल्दी जल्दी लिख नहीं पा रहे हो या जो लिखा है उसको स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे हो, कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे हो, तो बताइए ये कितना बड़ा बॉटलनेक है। द पॉइंट इज ये एग्जाम की प्रिपरेशन कभी भी सेपरेट नहीं होती है कि प्रीलिम्स की तैयारी अलग मेंस की तैयारी अलग, ऐसा नहीं होता, इट्स अ मिथ। और हमें ऐसे शॉर्टकट्स भी नहीं मारने कि हम केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, वरना मल्टीपल टाइम्स आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करो मेंस में डिफ़िकल्टी आएगी आपको, और मार्क्स मेंस के काउंट होते हैं। अगर आप मेंस को बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो प्रीलिम्स अपने आप क्वालिफाई हो जाता है। आपने ये हाई कोर्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ा, इसके सारी निटिग्रिटीज़ को पढ़ो, समझो कॉन्सेप्ट को, उसको लिख के बताओ यहाँ पे। अब इससे एमसीक्यू का सवाल आए या फिर लिखित मेंस का सवाल आए, आप आंसर कर दोगे अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो हमेशा हॉलिस्टिकली आप प्रिपेयर किया करो। यहाँ जो मैं बताता हूँ शॉर्टकट्स नहीं बताता हूँ मैं आपको, ये चीज़ें आपको एक्चुअली में एग्जाम क्वालिफाई करने पर हेल्प करेगा। तो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन नोट। देन ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन एट द प्रेजेंट टाइम्स क्या है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आज की डेट में आप आइडेंटिफाई करो, 8-10 पॉइंट बताओ वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या चैलेंजेस चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम्स में, बिकॉज रेसेशन की बातें भी हो रही है। आइडेंटिफाई, थिंक, ब्रेनस्टॉर्म करो कि वर्ल्ड में अभी 8-10 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस क्या चल रहे हैं इकोनॉमी के। आगे ले ऑफ की भी बातें हैं, इन सब चीज़ों को देखो और इस पे एक कंसोलिडेटेड, इसको कंसोलिडेट कर लो, नोट तैयार कर लो। सो ये बड़े हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं। आप 2 सवाल करोगे, मिलते जुलते 10-15 सवाल रेडी हो जाएंगे। सो आंसर। देन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें हम जो लेटेस्ट सोशल मीडिया अपडेट्स चल रहा है, गवर्नमेंट खुद बता रही है, एम्फेसिस कर रही है इन चीज़ों को, उस पर हम एक हम टैब रखते हैं। जैसे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को मिल रहा है मान और सम्मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गोविंद गुरुजी के संघर्ष की याद में मानगढ़ धाम बना राष्ट्रीय स्मारक। ये है अल्लूरी सीताराम राजू जी की 30 फीट प्रतिमा का हुआ अनावरण। तो ये है आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, हिस्ट्री में इनको ड्यू रिकॉग्निशन मिलना ज़रूरी है। सिमिलरली पूर्वोत्तर पे फोकस है, पूर्वोत्तर के वीर स्वतंत्रता सेनानियों से परिचित हो रहा है देश। जैसे असम के लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती पर वर्ष भर चले कार्यक्रम, 400वीं जयंती पर वर्ष भर चले कार्यक्रम। सिमिलरली रानी गैंडली की 100वीं जयंती पर सिक्का जारी किया गया। तो इन दोनों नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन यू शुड बी नोइंग। अब जैसे G20 है, ये भी बहुत हाई यील्डिंग होगा, इससे सवाल आएगा। तो हिस्ट्री ऑफ G20 समिट क्या है, 1999 में बना था। एम था टू ब्रॉडन द डिस्कशन ऑफ पॉलिसीज दैट आर बेनिफिशियल फॉर रिजॉल्विंग द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, G20। लेटर इसका एम्बिट एक्सपैंड हुआ, इसमें ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, एंटी करप्शन एटसेट्रा चीज़ें यहाँ पे आई। तो सी एम्बिट ब्रॉडन हुआ। फर्स्ट G20 समिट हुआ था वॉशिंगटन DC में 2008 में। और सो फार जैसे UK, कोरिया, कनाडा, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, चाइना, अर्जेंटीना, जापान, सऊदी, इटली, मैक्सिको, जर्मनी में ये हो चुका है, सेशंस हो चुके हैं। और अब है इंडिया की बारी। सो G20 का अब समिट होगा, प्रेसिडेंटशिप होगी इंडिया की, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एशियन एलिफेंट स्पीशीज़ है, ये 3 सब स्पीशीज़ है एशियन एलिफेंट की, इंडियन, सुमात्रन और श्रीलंकन। तो ये एशियन एलिफेंट है, ऐसे ही एक अफ्रीकन एलिफेंट भी हो सकता है। कैन यू आइडेंटिफाई, कैन यू टेल सर्टेन डिफरेंसेस अफ्रीकन एलिफेंट में और एशियन एलिफेंट में? अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट में क्या ऐसा कोई डिफरेंस होता है? आइडेंटिफाई। तो ये इंडियन एलिफेंट है, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 शेड्यूल 1 में है, अपेंडिक्स 1 साइट्स में। ये दोनों चीज़ें मैं आगे बताता हूँ, साइट्स और ट्रैफिक। तो ये हुआ एशियन एलिफेंट स्पीशीज। सो ये तो हो गया सोशल मीडिया। अब हम आते हैं न्यूज़पेपर में। अवर रेफरेंस मटेरियल प्राइमरली इज द हिंदू। तो देखिए ये है टर्टल, फ्रंट पेज में ये दिया हुआ है टर्टल स्पॉटलाइट। ये है रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल और इसको रेस्क्यू किया गया वाराणसी में। ऐसे 1.11 लाख टॉर्टोइज फ्रेश वाटर टर्टल्स का ट्रैफिकिंग होता है, ये एक डेटा में पता चला। स्मगलिंग होता है, ट्रैफिकिंग होता है, इलीगल ट्रैफिकिंग होता है। तो द बैटल टू ब्रिंग फ्रेश वाटर टर्टल्स बैक फ्रॉम द ब्रिंक, ये जितनी भी हेडलाइंस होती है ना, ये हेडलाइंस के मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूँ। उसका रीज़न क्या होता है,
ये आपको रेडीमेड हेडलाइंस है, आप अपने आंसर में यूज़ करो इसे, ऐसे में यूज़ करो, राइटिंग में यूज़ करो। द बैटल टू ब्रिंग फ्रेश वाटर टर्टल्स बैक फ्रॉम द ब्रिंक, ये सब चीज़ें आप सीखो, ये आपको बहुत काम आएगी एक्चुअल सिलेक्शन में। ओके, conservationist and government department are fighting against all odds to prevent the smuggling of turtles within and outside the country. तो challenge is not just to prevent the illegal trade of turtles जो endangered है या फिर पालतू बना लिया जाता है या फिर इनके मीट के लिए होता है, उनको रिहेबिलिटेट भी करे और एंटी ट्रैफिकिंग ऑपरेशन भी करे। तो ये बैटल है। तो ये हो गए टर्टल्स। अब ऐसा जो BSF भी है, बिकॉज अक्सर नॉर्थ ईस्ट में बायोडाइवर्सिटी बहुत है और नॉर्थ ईस्ट के बाद बांग्लादेश एंड इधर म्यांमार, यहाँ स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है सच वाइल्ड एनिमल्स की। तो BSF यहाँ पे एक्टिव है। प्राइमरली हम देखते हैं यहाँ पे कि टर्टल और टॉर्टॉइज में क्या डिफरेंस होता है। तो कई बार ये दोनों टर्म ओवरलैपिंग भी यूज होते हैं। नॉट ऑल टर्टल्स आर टॉर्टॉइज बट ऑल टॉर्टॉइजेस आर टर्टल्स। ओके, all tortoises are turtle but not all turtles are tortoise। तो ये बिगर सेट हो गया टर्टल और उसका स्मॉलर सेट हो गया टॉर्टॉइज। तो सारे जो टॉर्टॉइज हैं वो कैटेगरी ऑफ टर्टल्स में भी आते हैं, बट सारे टर्टल्स टॉर्टॉइज नहीं होते। ओके, ऑल टॉर्टॉइजेस आर टर्टल बट ऑल टर्टल्स आर नॉट टॉर्टॉइज। ओके, तो इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे इनके जो फ्लैप है, इसका फूट का साइज देखो, डोम शेप्ड शेल देखो, ये मेनली टॉर्टॉइज लैंड पे रहता है। वेजीज लव वेजिटेरियन प्राइमरली ज़्यादा होते हैं ये। टर्टल नॉनवेज भी है, सी में रहता है, प्लांट्स एनिमल्स दोनों खाता है। अब सी में रहता है तो ये स्ट्रीमलाइन ज़्यादा होता है, एरोडायनामिक्स फ्लो स्विम करने के लिए, और फ्लिपर्स यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा इनका एडेप्टेशन हो गया बिकॉज टर्टल प्राइमरली सी में रहता है, टॉर्टॉइज प्राइमरली लैंड पे रहता है। ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट दीज आर सर्टेन डिफरेंसेस। ओके, तो ये हो गया टर्टल एंड टॉर्टॉइज। ओके, अब मास्टर उगवे क्या थे, कैन यू टेल? सो दिस न्यूज, द बैटल टू ब्रिंग फ्रेश वाटर टर्टल्स बैक इन फ्रॉम द ब्रिंक। अब यहाँ पे कुछ एफर्ट्स दिए हुए हैं। पहले तो ट्रैफिक का नाम दिया हुआ है। तो ट्रैफिक क्या होता है? ये वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग मॉनिटरिंग नेटवर्क है। ये एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये काम करती है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो एक जॉइंट प्रोग्राम है WWF और IUCN का। ये इंश्योर कर रहा है ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एनिमल्स इज नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बिकॉज कई बार ऐसा जो ट्रेड होता है ना, इससे एग्जॉटिक स्पीशीज कहीं इंट्रोड्यूस हो जाती है और उस एग्जॉटिक स्पीशीज से नेटिव स्पीशीज डिप्लीट हो जाती है। 1976 में बना था, एक ग्लोबल नेटवर्क है, रिसर्च ड्रिवन एक्शन ओरिएंटेड वर्क है, इनोवेटिव प्रैक्टिकल कंजर्वेशन सॉल्यूशन के लिए। इसका हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज में है। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इज वन ऑफ द मेन रीजन दैट मैनी स्पीशीज आर एंडेंजर्ड। तो ये इलीगल ट्रेड को स्टॉप करने के लिए बना है। फिर एक साइट्स भी है। साइट्स क्या है? कन्वेंशन है। दिस इज अ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना एंड फ्लोरा। ये इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जिसमें स्टेट्स, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये सब वॉलंटरी यहाँ पे इसकी बात मानते हैं। तो ये 1963 में आया था। मीटिंग हुआ था IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो 1963 में IUCN की मीटिंग मेंबर में ये साइट्स बना। तो IUCN की मेंबरशिप है यूनियन यूनिकली कंपोज बोथ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी। तो सवाल ये आएगा, क्या साइट्स में IUCN की मेंबरशिप में सिविल सोसाइटी भी आती है? यस, गवर्नमेंट भी है और सिविल सोसाइटी भी है। और तरीका वही है, यहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट, NGO, नॉलेज, ह्यूमन रिसोर्स, एवरीबॉडी, सबको यहाँ पे चिप इन करना है और वर्क कराना है। साइट्स आया था जुलाई 1975 में, एनफोर्स हुआ था। एम क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जिनका सर्वाइवल थ्रेटन हो सकता है, उनको स्टॉप करना, डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। तो ये जैसे अभी पोचिंग पकड़ा गया टर्टल का, ये सब ट्रेड है। और ट्रेड भी क्या है? इलीगल ट्रेड है, इलीगल ट्रेड। सो देयर इज वन NGO विच इज कॉल्ड ट्रैफिक एंड देयर इज वन साइट्स विच इज अ कन्वेंशन। ये डिफरेंस याद रखना है। इसका सेक्रेटेरिएट है UNEP जिनीवा स्विट्जरलैंड में, और ये वर्किंग ऑफ द कन्वेंशन साइट्स इसका रोल है। साइट्स की कैटेगरीज भी होती है साइट्स के, वो किस कैटेगरी में है। तो जैसे ये एलिफेंट है, ये अपेंडिक्स 1 में, ऐसे लिस्ट में चीज़ों को रखा गया है। ओके,
तो दिस इज द फ्रंट पेज, और इसके बाद 2 व्हील्स एंड द ओपन रोड, देन दिस इज ट्रिपिंग इनवर्ड्स, एंड यहाँ पे है हॉल्टिंग पोर्ट कंस्ट्रक्शन विल अफेक्ट केरलाज डेवलपमेंट, बॉर्डर विद म्यांमार स्टिल सील्ड, मणिपुरी ट्रेडर्स ड्यू लॉसेस। म्यांमार में जब से ये मिलिट्री कू हुआ, डिफिकल्टीज आई, कोविड-19 पैंडेमिक हुआ, तो ये जो बॉर्डर है ना, यहाँ पे एक बॉर्डर हाट भी लगता है और लाइक फ्री मूवमेंट होता है से 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर इस टाइप से। तो बिकॉज ये बॉर्डर्स अगर लॉक कर दी जाती है तो जो फ्री मूवमेंट है वो स्टॉप होता है, ट्रेडर्स का मूवमेंट स्टॉप होता है, तो ये डिफिकल्टीज यहाँ पे आ रही है। अब ये लैंडिंग ऑन टॉप है, ब्रेक थ्रू अचीव हुआ। केरला में ये एयर स्ट्रिप है हिली इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे वायरस SW-80 2 सीटर एयरक्राफ्ट को यहाँ एयर स्ट्रिप पे यहाँ पे लैंड कराया। सो दिस इज अगेन लैंडिंग ऑन टॉप। Global factors likely to enhance tourist exchange between Kerala and Russia. This is a really good thing. Russian tourist and this Kerala, God's own country, Kerala and Russia. Tourism में बहुत potential होता है, tourism से connectivity बढ़ती है, people exchange होता है, revenue generate होता है। जैसे रशिया के लोग आकर इंडिया में खर्चा करेंगे तो वो इंडिया की GDP में काउंट होगा, GDP में, तो वो इंडिया की GDP में आएगा, बट वो क्या GNP किसकी काउंट होगी? टेल, GNP इंडिया की होगी या फिर रशिया की होगी? आंसर। सो दिस इज केरला एंड रशिया। तो ये अगर रशियन टूरिस्ट केरला आएंगे तो दिस विल बी काउंटेड इन इंडियाज GDP। देन दिस इज काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दैट एनिमल्स लाइक पर्सन्स आर प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। सी एक्चुअली क्या होता है, जैसे रिवर्स को, कई बार एनिमल्स को भी एक लिविंग एंटिटी डिक्लेयर कर दिया जाता है, रिवर्स को भी। तो अगर उन्हें लिविंग एंटिटी डिक्लेयर कर दिया गया तो उनके पास भी सारे फंडामेंटल राइट्स एंड राइट्स जो नॉर्मली ह्यूमंस को मिलते हैं, ह्यूमन राइट्स लिविंग बीइंग को, वो भी उन पे इंश्योर हो जाते हैं। तमिलनाडु में प्राइमरीली बात चल रही है जलीकट्टू की। जलीकट्टू होता है, इसका ट्रेडिशनल सिग्निफिकेंस है, ब्रीड को भी प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प होता है, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं। बट द वे ये स्पोर्ट कंडक्ट होता है इसमें क्रूएलिटी भी देखने को आती है। सो यहाँ आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स, प्रिवेंशन टू क्रूएलिटी टू एनिमल्स। तो अगेन एक तरफ बिलीफ सिस्टम है और दूसरी तरफ हो जाता है क्रूएलिटी टू एनिमल्स। देन दिस इज एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल इज पॉलिटिकल एंड सेकंड इज मिक्स्ड बैग। यहाँ प्राइमरली बात किया है कि जो इन्फ्लेशन है थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, बट क्रेडिट कंडीशन अभी भी क्या बेहतर है, इकोनॉमिक रिवाइवल फुल थ्रॉटल हो पाएगा या नहीं। लेटेस्ट ऑफिशियल GDP जो एस्टिमेट आए हैं ये बताता है कि इकोनॉमीज एक्सपेंशन डेसिलरेटेड इन जुलाई सितंबर पीरियड, मतलब बढ़ रहा है बट उसका पेस कम हो गया है। ईयर ऑन ईयर सीक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग में भी। तो ब्रॉड स्लो डाउन हुआ है प्राइवेट कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग में भी, तो स्पेंडिंग नहीं हो रही है। GDP देखें तो 6.3% पे है, विच इज़ नॉट दैट गुड। जैसे 2024 8.4% पेस था। अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमीज के कंपैरिजन में इंडिया की GDP एक ब्राइट स्पॉट है, बट दिस नंबर इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। ग्रॉस वैल्यू एडेड हम कब यूज़ करते हैं? GVA यूज़ करते हैं जब हमें सेक्टर स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए होती है। जैसे GVA बताता है 3 of the 8 कोर सेक्टर, एग्रीकल्चर, ओमनीबस कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर ऑफ ट्रेड, hotels, transport, communication, financial reality and professional services, ईयर ऑन ईयर यहाँ पर ग्रोथ हुआ है। ईयर ऑन ईयर मतलब लास्ट ईयर इस टाइम पे ये डेटा था, इस ईयर इस टाइम पे ये डेटा था, 2021 दिसंबर 2022 दिसंबर। तो दिस इज ईयर ऑन ईयर क्या ग्रोथ हुआ। तो 5 सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, इनमें सीक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है बिकॉज अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल स्लो डाउन का थ्रेट है, यूक्रेन का वॉर है, GDP इन्फ्लेशन, हाई डोमेस्टिक इन्फ्लेशन भी है। तो आपको यही चीज़ें जो मैंने मेन सवाल दिया है आपको उसमें इंक्लूड करो कि वर्ल्ड की इकोनॉमी पे आपको लाइट थ्रो करना है। एक्सपेंडिचर फ्रंट में प्राइवेट सेक्टर अभी खुल के एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की भी एक लिमिट होती है, वरना फिर फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। सो द पॉइंट इज कि अभी जो टाइम चल रहा है इट इज़ अ टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी। इसी में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर V अनंत नागेश्वरम साहब ने बताया, एम्पैटिकली बताया, इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी डिसरप्शन हुआ है कोविड-19 पैंडेमिक से, बट दिस इज वेल अंडर वे।
ग्लोबल हेडविंड्स हैं, वर्ल्ड लेवल पे चैलेंजेस आ रहे हैं, बट वी आर स्टिल गोइंग टू डू वेल। चैलेंजेस हैं, डेटा वेरिएबिलिटी रिवीजन होगा, इसलिए इकोनॉमी में मैं बहुत ज़्यादा आपको डेटा पे फोकस करने के लिए मना करता हूँ, बिकॉज आज की डेट में बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी, नोबडी नोज अभी ऊँट किस करवट बैठेगा, डेटा वेरिएबिलिटी है। सो कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। इकोनॉमी पढ़ने के लिए अपनी वोकैबुलरी अच्छी रखिए, जीवीए क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ये सारे वर्ड्स काउंट करिए। और फिर करंट अफेयर्स में जो थीम चल रही है उनको फोकस करिए। इसके अलावा आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी इज़ द मोस्ट डायनामिक सब्जेक्ट। ओके, अब जैसे 8 की इंडस्ट्रीज़ में सीमेंट, कोल, फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी, यहाँ भी थोड़ा स्ट्रगल हुआ है। ओवरऑल देयर आर ब्राइट स्पॉट्स एज वेल। क्रेडिट क्रिएशन एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी है और इन्फ्लेशन को टेम करना एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी है। लेइंग द ग्राउंड टू डी लेजिटिमाइज द सुप्रीम कोर्ट। अब ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ना, इसमें आपने एक बार देख लिया व्हाट इज एनजेएससी, पढ़ लिया। कोलेजियम जो जज केसेस हैं वो देख लिया, फर्स्ट जज केस क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, और फोर्थ वाज अबाउट एनजेएससी। अगर हमको जजेस का अपॉइंटमेंट करना है तो हम सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई से बात करते हैं। और सीजेआई से बात करने का मतलब सीजेआई नहीं होता है, सीजेआई प्लस अदर 3 और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ये बताते हैं, ये बनाते हैं कोलेजियम, और ये नाम रिकमेंड करते हैं अपॉइंटमेंट का या फिर ट्रांसफर ऑफ जजेस का। अब ये नाम जाते हैं लॉ मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट के पास। लॉ मिनिस्ट्री उसकी प्रॉपर वेटिंग करती है और भेजती है नाम प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट साहब उनका अपॉइंट कर देते हैं। तो यहाँ से नाम आ गए रिकमेंडेशन, बट ये फाइल आगे नहीं बढ़ी। और लॉ मिनिस्ट्री ने यहाँ पे बोला कि जिस तरीके से नाम चुन के आ रहे हैं, क्या उसमें ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, क्या ये कोलेजियम सिस्टम ओपेक तो नहीं है। और फिर जुडिशरी और गवर्नमेंट, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में थोड़ा फ्रिक्शन नज़र आ रहा है। अब हमें इसमें बॉल बाय बॉल नहीं जाना है कि जस्टिस साहब ने क्या बोला, फिर लॉ मिनिस्टर ने क्या बोला, या फिर हमें भी इसको स्कैंडलाइज नहीं करना है। व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हमको पॉलिटी समझ में आ गई, इसकी पॉलिटी क्या है, और जुडिशरी है, इसमें भी रिवैम्प की ज़रूरत है। तो अवर वे ऑफ जो अप्रोच होना चाहिए वो ये है कि द एंटीडोट टू दिस प्रॉब्लम वुड बी फॉर द कोर्ट कि कोर्ट वॉलेंटरी रिफॉर्म्स लेके आए, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े, कोर्ट खुद ही रिफॉर्म्स लेके आए, ताकि जो फेथ है इस वर्क की ट्रांसपेरेंसी का कोलेजियम में वो रिस्टोर हो और चीज़ें एक्सपीडाइट हो। Expedite the creation of new MOP procedure by incorporating legitimate concerns of the government and stakeholders at the large. तो this would be the way forward, जिससे जो चार्जेस लग जाते हैं कोलेजियम पे अक्सर की नॉन ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, वो दूर हो जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एक नया फॉर्मेट बना के लाए। तो हमें ये देखना है, अननेसेसरी इसको हमें हाइप नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी इसको स्कैंडलाइज भी नहीं करना चाहिए। सेफर रोड्स फॉर अ ग्रीनर मोर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। अब ये बहुत अच्छे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि हमें रोड सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कितने ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं रोड सेफ्टी, और एनवायरनमेंट पॉल्यूशन भी कम करें, बिकॉज ट्रैफिक जो वेहिकुलर एग्जॉस्ट होता है वो पॉल्यूशन करता है। तो वी नीड टू हैव दिस कंफर्टेबल एंड सिक्योर कम्यूट सेफ रोड्स होना ज़रूरी है। ओके, तो मोस्ट व्हीकल कंटेन टॉक्सिक मेटल्स सच एज लेड, मर्करी, कैडमियम, हेक्सावेलेंट, क्रोमियम। ये डेट्रीमेंटल है एनवायरनमेंट के लिए। फ्यूल और फ्लूइड जो होता है, लीक्स अक्सर हम देखते हैं, लीक हो जाता है, और फिर इससे क्या होता है, ऑटोमोबाइल रैकेज है, अनयूजेबल एंड ऑफ लाइफ व्हीकल जो रैकेज है या फिर जो वेस्ट है वो जनरेट हो रहा है। स्क्रैपेज पॉलिसी हमारी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं, तो ये वेस्ट अक्यूमुलेट होता जा रहा है। तो हमें एक तो स्क्रैपेज पॉलिसी को रिवैम्प करें, मतलब जो पुराने व्हीकल्स हैं उनको भी हम स्क्रैप करें या उनके पार्ट्स निकाल के नए व्हीकल्स में यूटिलाइज करें। इससे जो प्रोडक्शन ऑफ वेस्टेज है वो कम होगा। रिसाइकल को बनाएं, रिसाइकल को एनकरेज करें। जो बहुत पुराने व्हीकल हो गए उनको हम हटाएं, उनको फिर हम हटाएं और नए व्हीकल लाएं। नई टेक्नोलॉजी होगी, बेटर फ्यूल एफिशिएंट भी होंगे। सम एंड अप एट लैंडफिल, और कुछ रिसाइकल होते हैं, कुछ रूडिमेंट्री हैंड टूल्स में चले जाते हैं। अनसाइंटिफिकली कार वगैरह को डिसमेंटल किया जाता है, और बहुत सारा हैजार्डस कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे ऑयल, कूलेंट, ग्लास वूल, ये सब एनवायरनमेंट पॉल्यूशन क्रिएट करता है। सो स्क्रैपेज पॉलिसी हैज़ टू बी प्रो एनवायरनमेंट। तो जिस तरीके से नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़े हैं, पुराने व्हीकल्स होते हैं वो प्रोन टू एक्सीडेंट भी होते हैं, बिकॉज उनकी सेफ्टी इतनी बेहतर नहीं होती, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, फ्यूल एफिशिएंट भी नहीं होते। सो वी नीड अ स्क्रैपेज पॉलिसी एज वेल। इसके अलावा ये जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं इसको टाइम टू टाइम चेक कराएं,
अननेसेसरी, जैसे BS4 से हमने BS6 एमिशन में स्विच किया, दिस वॉज गुड मूव। प्लस जो रोड्स होती हैं, इन रोड्स को भी साइंटिफिकली बनाया। कई बार देखते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट होता है, बहुत बार हाईवेज में ऐसा होता है कि वो एक्सीडेंट प्रोन है बिकॉज डिज़ाइन इंजीनियरिंग इज़ रॉन्ग। कभी बैंक हेड रोड वहाँ पे, या डिवाइडर ऐसे बना दिया गया है, या दो रोड्स ऐसे आ रही है वहाँ पे, समथिंग इज़ रॉन्ग विद द डिज़ाइन, और ये भी एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। वहाँ पे ड्राइवर कंफ्यूज हो जाता है और एक्सीडेंट होता है। इन चीज़ों को दूर करें। तो द आइडिया इज़ कि जीरो फैटेलिटी कॉरिडोर होना चाहिए। दिस वर्ड इज़ गुड, जीरो फैटेलिटी कॉरिडोर होना चाहिए। प्लस अगर एक्सीडेंट होता भी है तो उसमें जो गोल्डन आवर होता है, क्विक रिलीफ मिलना बहुत ज़रूरी है, क्विक रिलीफ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रीन कॉरिडोर्स में काम करे, जीरो फैटेलिटी कॉरिडोर हो, और जितने भी जो वेस्टेज हैं उस वेस्टेज को हम रिड्यूस रिसाइकल करें। आइडिया इज़ कि रोड्स भी सेफ हो, ग्रीनर हो और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट हो। अब जैसे शुड देयर बी अ पैनल टू अपॉइंट इलेक्शन कमिश्नर। एज सच इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए कोई बहुत ज़्यादा ऐसे रूल्स कंडीशंस नहीं है जिनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है। प्लस उनके अपॉइंटमेंट का भी कोई ऐसा पैनल नहीं है। तो द आइडिया इज़ क्या एक पैनल होना चाहिए। देन दिस इज़ क्विक फैक्ट्स। इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा है। ये क्या बताता है? इंडिकेटर है, इकोनॉमिक इंडिकेटर। कंजम्पशन बेटर है स्टील का, इलेक्ट्रिसिटी का, इकोनॉमी अप जा रही है। GST कलेक्शन ग्रो हुआ है, स्टबल बर्निंग कम हुआ है। इंडिया रिज्यूम वर्क ऑन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में काबुल में दिस तालिबान टेक ओवर हुआ था तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बंद हो गए थे, अब वो रिज्यूम हो रहा है। कैन यू आइडेंटिफाई सम ऑफ द नेम्स जो इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं अफगानिस्तान में? जैसे यहाँ की पार्लियामेंट, यहाँ की रोड, यहाँ पे डैम्स, ऐसे बहुत सारे हमने ह्यूमैनिटेरियन वर्क भी किया है। कैन यू आइडेंटिफाई, प्रिपेयर अ लिस्ट, इंडिया ने कौन से सारे प्रोजेक्ट्स कंडक्ट किए हैं अफगानिस्तान में, इंपॉर्टेंट। देन ये है हाउ विल ग्लोबल ले ऑफ्स इम्पैक्ट इंडिया। मोर और लेस इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए इन वन सेंटेंस अगर हम ये बोले, बिकॉज इंडियन मार्केट इज़ वेरी डिफरेंट। और ये जो स्लो डाउन हुआ है टेक कंपनीज में, वो एक्चुअली इसलिए हुआ है बिकॉज फंडामेंटल्स वर वीक। लॉकडाउन लगा, कोविड-19 आया और एक सर्ज हुआ डिजिटल प्रेजेंस में, बट वो क्विकली वापस टेपर ऑफ भी हो गया है, वापस नॉर्मलसी भी आ गई। और इस ड्यूरेशन में जैसे एजुटेक वगैरह, एवरीबडी, खूब सारा पैसा आया, खूब सारी हायरिंग हुई, बट अब ये नॉर्मलाइज हो रहा है। तो दैट इज़ वाई ये जो बबल था ये बस्ट हो गया। सिमिलरली अगर हम देखें तो जो कंपनीज है जैसे फांग हुआ, मागा, दिस, सो द पॉइंट इज़ कि ये जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई, कॉस्ट रन करने की बिजनेस बहुत ज़्यादा हो गई, और इनोवेशन नहीं आ रहा है, इनोवेशन नहीं आ रहा है। पहले क्या होता था, जैसे डेमोक्रेटाइज हो गई है चीज़ें बहुत ज़्यादा, न्यूज़ मीडिया में भी यही प्रॉब्लम आ रहा है, डेमोक्रेटाइज हो गई तो इनका जो कॉस्ट है वो ओवरकम नहीं हो पा रहा। प्लस ये ब्लोटेड भी हो गई है बहुत ज़्यादा कंपनी। इनोवेशन यहाँ पर, एक नई इनोवेशन यहाँ पे मिस आउट हो रही है। तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे टेक जॉइंट्स, अमेजॉन, मेटा, इंटेल, ट्विटर, फाइनेंशियल बेहमॉथ लाइक सिटी, मॉर्गन स्टे, इन्होंने मैसिव ले ऑफ किया है। प्लस बात आती है स्टार्टअप्स की। तो स्टार्टअप्स को स्टार्ट करना बाय द हेल्प ऑफ फंडिंग इज़ वेरी इजी, बट उसको सस्टेन करना, उसको प्रॉफिटेबल बनाना, दिस इज़ द रियल चैलेंज। पिछले कुछ टाइम पे इजी फंडिंग हुआ, बहुत सारे स्टार्टअप्स आए, बट क्या वो पैसा कमा रहे? आप 100 रुपये खर्च कर रहे हो 1 रुपये कमाने के लिए, तो जिस दिन आपकी फंडिंग खत्म, स्टार्टअप भी खत्म। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। तो ऐसे ले ऑफ्स हुए यहाँ पर। और अगेन द आइडिया इज़ इनोवेशन इज़ ज़रूरी, इनोवेशन इज़ ज़रूरी। और ग्लोबल रेसेशन भी चल रहा है, तो जो डिमांड आनी चाहिए वेस्टर्न कंट्रीज से वो भी काफ़ी कम हो गई है। तो इसके कारण फंडिंग भी कम हुई। प्लस इंडियन मार्केट इज़ अ वेरी डिफरेंट मार्केट, हम इसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते से वेस्टर्न मार्केट से। इंडियन मार्केट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट एंड वेरी डायनामिक। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर थोड़े कॉन्ट्रैक्शन नज़र आए हैं ओवरऑल। बाकी गरीबी में आटा गीला हो गया, यूक्रेन वॉर हो गई, तो इन सब के कारण डार्क क्लाउड्स आए। कोविड-19 पहले से ही था, ये सारे चैलेंजेस आए यहाँ पे। इंडियन आईटी इंडस्ट्री में एज सच डिफिकल्टी नहीं आएगा, वी आर वेरी रोबस्ट, और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन पे है, दे आर वेल फंडेड। तो जैसे जो आईटी फर्म्स हैं इनमें कोई डिफिकल्टी अभी नहीं आनी चाहिए। बट अगेन आईटी में सबसे नंबर 1 रूल होता है, और लाइफ का भी रूल होता है, लर्न, अनलर्न, रीलर्न। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एक चीज़ सीख ली, अब लाइफ लॉन्ग आप उसी को चलाते जाओगे। आपको वो भूलना पड़ेगा समय के साथ और नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी।
गवर्नमेंट जॉब्स में भी अब जो चेंजेस आने वाले हैं ना वो यही आने वाले हैं। गॉन आर डेज जब पहले जैसे गवर्नमेंट जॉब्स होते थे, आने वाले टाइम पे अब ऐसा नहीं होने वाला है। लर्न, अनलर्न, रीलर्न, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब्स में ये टेंडेंसी आ गई थी कि बस एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर लो, अब 60 ईयर्स तक बस उसी को कैश इन करते जाओ। नो, यू हैव टू इनोवेट, यू हैव टू कीप डूइंग, कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ, दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। तो एज सच टेक्नोलॉजी में डिफिकल्टी नहीं आएगा। ये जो ले ऑफ है, इंडिया इससे काफ़ी हद तक इम्यून भी रहने वाला है। रेसेशन, ग्लोबल रेसेशन इंडिया में नहीं आएगा। हाउ डू पर्सनैलिटी राइट्स प्रोटेक्ट सेलिब्रिटी? जैसे अमिताभ बच्चन साहब हैं, उनके बोलने का अंदाज, उनका कॉन्डक्ट, उनका हेयर, लाइक एवरीथिंग, जो उनका पर्सोना है, पर्सनालिटी है, उसका उन्होंने ट्रेडमार्क करा लिया। तो पर्सनैलिटी राइट्स जो हैं ये कंपनीज ट्रेडमार्क रजिस्टर कराती है, उससे थोड़ा डिफरेंट है। कई बार हम देखते हैं जैसे बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, बच्चन साहब कोई मिमिक्री आर्टिस्ट हो गए, दे आर ऑल्सो डूइंग सम बिजनेस लाइक दैट। कई बार एडवर्टाइजमेंट में खुद अमिताभ बच्चन साहब को हायर नहीं किया है, बट उनका जो तरीका है बोलने का वो यूज़ किया जा रहा है फॉर एडवर्टाइजमेंट एट्सेट्रा। तो इसीलिए अभी यहाँ पर इन्होंने पर्सनैलिटी राइट्स की बात की थी। तो पर्सनालिटी राइट्स क्या होते हैं? ये सेलिब्रिटीज़ का नेम, फोटोग्राफ, जो उनका तरीका है, जो रिनाउंड सेलिब्रिटीज़ हैं उसको ये अपना राइट्स को सिक्योर कर लेते हैं। ओके, तो जैसे नेम, निकनेम, पिक्चर, इमेज, आइडेंटिफाइबल पर्सनल प्रॉपर्टी लाइक दैट, ये वहाँ पर उनको पर्सनल जो एट्रीब्यूट्स हैं सेलिब्रिटीज़ के वो हो जाते हैं। तो पर्सनालिटी राइट डिफरेंट है पब्लिसिटी राइट से। पर्सनालिटी राइट्स डिफरेंट है। पर्सनालिटी राइट्स में दो टाइप के राइट आते हैं। पहला राइट है राइट ऑफ पब्लिसिटी ऑन द राइट टू कीप वंस इमेज एंड लाइकनेस फ्रॉम बीइंग कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेड। जैसे एडवर्टाइजमेंट में यूज़ कर रहे हैं हम बच्चन साहब का, लाइक दैट, विदाउट कॉन्ट्रैक्चुअल कॉम्पनसेशन ये नहीं होगा। तो द यूज ऑफ ट्रेडमार्क की तरह रहेगा। तो मतलब अमिताभ बच्चन इज अ ट्रेडमार्क। सेकेंड, राइट टू प्राइवेसी और द राइट टू नॉट हैव वंस पर्सनली रिप्रेजेंटेड पब्लिकली विदाउट परमिशन। आप इसको नहीं यूज कर पाओगे, नहीं यूज कर पाओगे, अदरवाइज फिर इसको वायलेशन माना जाएगा। ओके, तो ये टॉट ऑफ पासिंग ऑफ में है। पासिंग ऑफ टेक्स प्लेस व्हेन समवन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली पासेस ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज एज दोज बिलोंगिंग टू अनदर पार्टी। तो ये भी आएगा इसी में, पब्लिसिटी राइट्स एंड गवर्न बाय स्टैट्यूट, ट्रेडमार्क एक्ट एंड कॉपीराइट एक्ट में ये आएगा। तो अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है, जैसे जेटली साहब ने अपनी दिस वेबसाइट को किया था दिस। सो द पॉइंट इज कि दिस जो है सेलिब्रिटीज़ है, जो एक कल्ट लेवल का उनका फॉलोइंग है, वो अपने एट्रीब्यूट्स को सेफगार्ड कर रहे हैं। देन नो योर इंग्लिश। नो योर इंग्लिश में आज के जो इंग्लिश की फ़नी चीज़ें हैं वो ये है, एक है फाउंडेड और एक है फाइंड। डिफरेंस क्या होता है? जैसे फाइंड मतलब किसी को ढूंढना, फाउंड मतलब उसका हम पास्ट भी बोल सकते हैं। द पास्ट टेंस ऑफ फाइंड इज फाउंड। ओके, जैसे आई फाउंड हिम इन द शॉप, ही हैज फाउंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। कुछ ढूंढा है उसने। तो एक तो मतलब ये हुआ। दूसरा फाउंड का मतलब होता है टू एस्टैब्लिश करना, जैसे फाउंडेड, द स्कूल वॉज फाउंडेड इन 1888। तो फाइंड का पास्ट फाउंड, फाउंड मतलब मिलना, और एक फाउंड मतलब एस्टैब्लिश करना भी होता है। इंग्लिश इज वेरी फनी। फाइंडर इज वन हु फाइंड समथिंग, अ फाउंडर इज वन हु एस्टैब्लिशेस एन इंस्टीट्यूशन। तो अमेरिका किसने फाइंड किया था? आंसर। और फाउंडर कौन है इंस्टीट्यूशन का? तो वो अलग है। जैसे इसरो के फाउंडर्स कौन है, लाइक दैट। So if you find a man with lot of money, you can request him to found a hospital in our town, कि आप एक अस्पताल बनाइए वहाँ पे। ओके, एक होता है सेमिनार, एक होता है सिंपोजियम। सिंपोजियम ग्रीक है, ग्रीक ड्रिंकिंग पार्टी होती थी जिसमें बहुत सारे रिनाउन आते थे इवनिंग मील में, तो उसको सिंपोजियम, टुगेदर ड्रिंकिंग, सिंपोजियम। बाकी आजकल ये वर्ड है, ये इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के लिए बस यूज़ होता है। ड्रिंकिंग इज़ नॉट मैंडेटरी, बिकॉज सिंपोजियम में इन जनरल इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होता था, अब वो नहीं है। ओरिजिन ऑफ द वर्ड है, जब प्लेटो का जो वर्क होता था उसका कॉन्वर्जेशन होता था सोक्रेट्स के साथ, तो एक सिंपोजियम होता था, एक मंडली टाइप का बैठता था, उसमें ड्रिंक्स एंड देन डिस्कशन वगैरह होता था। सो इस वर्ड का ऐसे सिंपोजियम वर्ड आया। ओके, देन प्लेटो वहाँ पे आता था, दे आर ऑल लाइक दीज बिग फिलोसोफर्स, ये यहाँ पे थे। सेमिनार क्या होता है? सेमिनार इज स्टूडेंट स्पेसिफिक, सम टेक्निकल वर्क है, सब्जेक्ट वर्क है, टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ है, तो यहाँ हम सेमिनार यूज़ करते हैं। यहाँ हम यूजुअली सिंपोजियम वर्ड यूज़ नहीं करते, देयर इज़ अ डिफरेंस। इसलिए मैं बोलता हूँ शब्दों का सटीक उपयोग आना चाहिए। ओके, तो दिस इज सेमिनार। अब ये सेमिनार का भी रूट यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे सेमिनार वर्ड बना। You know the difference, seminar and symposium, there is slight difference. Okay,
ऑल राइट, देन दिस इज हैरास करना। हैरास मतलब जैसे ऑनलाइन भी हम देखते हैं साइबर बुलिंग एटसेट्रा होता है, विच इज नॉट राइट। कैस्टिगेट का मतलब होता है सेंश्योर करना, करेक्ट करना, चेस्टाइज करना। ही वॉज कैस्टिगेटेड फॉर हिज ऑफेंसिव रिमार्क्स। ओके, सेंश्योर किया गया वहां पे। ऑल राइट, सो दिस इज इंग्लिश। G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो अनपैरेलल्ड है, क्रूशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जयशंकर साहब ने बोला। मैंने कल का जो प्राइम मिनिस्टर साहब का PDF था स्पीच का, आर्टिकल का, वो शेयर किया है टेलीग्राम पे, हैव अ लुक। G20 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया विल बी मोर वर्ल्ड रेडी एंड वर्ल्ड मोर इंडिया रेडी, दिस इज गोइंग टू बी द थीम। ओके, Union call national meet to mull indefinite strike, Chinese leader, Korean. This is again very very wrong. This is very very wrong. अक्सर foreigners आ रहे हैं, उनका culture different होता है. They have a different culture, the different way they talk and interact. This is not right. This is not acceptable. This is not acceptable. Then this is distress and this is GM mustard पे फिर डिबेट चल रहा है। हमने बेसिक समझ लिया अभी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती है। अभी इस पे ओपिनियन पास करने से पहले ये सारी चीजें अभी देखते हैं ये सेटल कैसे होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, इज देयर अ कंपेलिंग रीजन फॉर GM मस्टर्ड? GM कॉटन ऑलरेडी है, GM मस्टर्ड का क्या बहुत कोई जरूरी रीजन है? क्या ये एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट तो नहीं करेगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से क्या होता है, हम नेचर का जो नॉर्मल सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस है उसको हम डिफर करते हैं, और इससे क्या होता है एट टाइम्स बायोडाइवर्सिटी जो है वो इम्पैक्ट हो सकती है। एवरीबडी विल स्टार्ट बाइंग दिस GM मस्टर्ड ओनली, और इससे वो नेचुरल जो ग्रोथ एंड सिलेक्शन होना चाहिए था वो इम्पैक्ट होगा। और इन फ्यूचर अगर कोई रेजिस्टेंस आ गया, इस क्रॉप को वायरस बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, तो हमारे पास नेचुरली सेलेक्टेड डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स नहीं होंगे। सो इसका हमेशा एनवायरनमेंट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने की बात होती है। इंडिया हैज बीन कॉशियस ऑन द यूज ऑफ फोर्स। वी आर वेरी रेस्पॉन्सिबल कंट्री, वी आर ग्रेट पावर, फोर्स है, पावर है, बट दैट डजंट मीन कि हम इसका इररेस्पॉन्सिबल यूज करते हैं। हम हमेशा कॉशियस यूज करते हैं। इंडिया हैज बीन कॉशियस ऑन द यूज ऑफ फोर्स। Then dead talks in Sri Lanka, then Ukraine minister, manufacturing PMI signal output 3-month high है। तो purchasing manager index 50 से ज़्यादा है एक्सपेंशन, 50 से कम है कॉन्ट्रैक्शन। विंडफॉल प्रॉफिट कम हो रहा है, नवंबर का सेल बढ़ा, जॉबलेस रेट दिस रोज टू 3-month हाई। RBI then offer incentive to boost shipbuilding industry. Shipbuilding is again very very important, big manufacturing hub बन रहा है हमें इंडियन नेवी। तो ये हो गया द हिंदू न्यूज़पेपर। अब क्विकली आपके सबमिशंस देखते हैं, सो दिस इज़ द वेबसाइट, और आज हम देखते हैं 29 नवंबर के। सो ये सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं एंड लेट अस सी। 2 सवाल थे। गवर्नर ऑफ अ स्टेट को अच्छे से टॉपिक पढ़ना था और उसका नोट तैयार करना था। एवरीथिंग यू कैन राइट, जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको नोट कर दो, तो आपके हैंड रिटन नोट्स भी तैयार हो गए, सब्जेक्ट टॉपिक भी तैयार हो गया। दिस इज अ रियली गुड थिंग। और दूसरा था इंडिया यूके रिलेशन, आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या चल रहा है। जैसे अभी ऋषि सुनाक आ गए, उनके स्टेटमेंट्स, तो ऐसे सवालों में थोड़ा स्टैटिक पार्ट लिखना चाहिए, फिर ज़्यादा फोकस मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में करना चाहिए आज के प्रिज्म से। तो जब भी आपको बायलैटरल रिलेशन का सवाल आए, ये नहीं कि हम पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ें बस लिख रहे हैं, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट लिखिए वहाँ पे। ओके, अब जैसे पॉन्टिंग ने बहुत अच्छा लिखा, पावर एंड रोल ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। देखो ये अच्छा है, 1 2 3 पॉइंट्स लिखो, 1 2 3, यहाँ सारे नाम लिखे आपने। देन दिस, वेरी गुड। सी, यही जो चीज़ है, जो छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, यही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्रिएट करेगी। वरना आंसर तो आप सब लिख ही लोगे, कंटेंट सब लिख ही लोगे, ये चीज़ डिफरेंशिएट करेगी। अच्छा प्रेजेंटेशन हो, सटीक चीज़ों को लिखे, जो सवाल में लिखा है वही बातें लिखे, ये हैबिट डेवलप करें। जल्दी जल्दी लिखे, अंडरलाइन करें, हेडिंग सब हेडिंग करें, इसकी प्रैक्टिस करिए। आरंभ भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहा है। सी, पावर ऑफ गवर्नर क्या है, 1 2 3 4 लेजिस्लेटिव। अब ये चीज़ याद हो गई हमें, तो दिस इज हाउ वी शुड स्टडी। जूही ने भी लिखा है यहाँ पे गुड राज्यपाल से रिलेटेड पॉइंटर्स लिखे, वेरी नाइस। अब इस पे कोई करंट अफेयर का लेयर भी डाल सकते हैं। अब देखो नीतू ने भी यही सवाल किया है, बट इसका अप्रोच देखो डिफरेंट है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू सी एंड लर्न। अलग अलग कॉपीज में जो अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही है उसको आप पिक करते जाओ। जैसे ये सारे इन्होंने नोट्स के फॉर्मेट में लिख दिया, दिस इज सो गुड। अब इसी से MCQ आए या मेंस का सवाल आए, आप सारे आंसर कर दोगे। दिस शुड बी अवर अप्रोच।
जैनम जैनम ने लिखा है यूके के बारे में। अब देखो ये अच्छा स्टाइल है, दिस इज यूके का मैप एंड दिस इज इंडिया का मैप, वंडरफुल, दिस इज क्रिएटिविटी। रीसेंट डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस किया, वंडरफुल, इससे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपने मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट बताया, ये नहीं कि हम बस ब्रिटिशर्स कोलोनियलिज्म इसी पे हम सारा पन्ने खर्च कर दिए, नो। चैलेंजेस वे फॉरवर्ड, ये भी बड़ा अच्छा स्टाइल है। तो सी ऐसा आप यूनिकनेस बनाओ। आई नेवर वॉन्ट कि सब एक रोबोट बन जाए, एक ही डायरेक्शन में सोचे। आपके पास अपना ब्रेन है, यूज करो। आपको गाइडलाइन मिल गया, प्लेटफॉर्म मिल गया, डिसिप्लिन मिल गया, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। नंदिनी, दिस इज रियली गुड। सी यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे से बताया गवर्नर का रोल। अब देखो हेडिंग, सब हेडिंग, दिस इज रियली नाइस। सी अब ये यहाँ पे अच्छे से डिजाइन भी में भी कर दिया, फ्लो चार्ट, वेरी गुड। लाइंस हमेशा स्ट्रेट डालने की कोशिश करो। आप ना एक स्केल भी अपने साथ रख सकते हो, छोटी रूलर। देन शुभांगी, देखो अब शुभांगी का अप्रोच भी बहुत अच्छा होता है। नोट्स हो गए, ये सब हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बन गए, एग्जाम टाइम पे इसको क्विकली आप रिवाइज करो, दैट्स ऑल। देन रोल ऑफ गवर्नर, फैंटास्टिक। सुप्रिया का स्टाइल भी बहुत अच्छा है, सी दिस इज रियली गुड, ऐसा फ्लो। तो हमें चीज़ों को ना सरल तरीके से समझाना आना चाहिए, सरल तरीके से विजुअली आप लिखित रूप में उसको समझाओ, ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है। कंटेंट सब सेम ही है, उसको कैसे प्रेजेंट किया है ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा। रत्ना प्रिया, अब देखो कॉपी कितनी अच्छी हो गई है, साफ सुथरा, कितना नीट एंड क्लीन कॉपी हो गया है। दिस इज वेरी गुड, योर प्रोग्रेस इज अमेजिंग, आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज रियली रियली गुड। सी वेरी नाइस। अब देखो आपने यहाँ पे मैप के थ्रू बनाया, गुड। रीसेंट इनिशिएटिव ज्यादा लिखे, कभी भी बहुत ज्यादा इधर इधर ऐसा नहीं करना है कि कंजेस्टेड कर रहे हैं, टेक स्पेस, पूरा स्पेस लेके नेक्स्ट लाइन में लिखो उसे, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। संजीव भी बहुत अच्छा बना रहा है कॉपी, दिस इज गवर्नर क्वालिफिकेशन। तो सी हमें बस एक डायरेक्शन चाहिए और उस पर वर्क करते हुए डिसिप्लिन से काम करना है, दैट्स ऑल। अदिति, अदिति इज अगेन सो गुड, गवर्नर, पूरे पॉइंटर्स यहाँ पे लिखे, फैंटास्टिक। देन इंडिया यूके रिलेशन, ट्रेडिशनल सारे पॉइंट्स बताए हमने, बायलेटरल टाइज, इकोनॉमिक टाइज। अब देखो ये अच्छा स्टाइल है, अलग अलग हेडर्स में डाला, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉपी। डायस्पोरा और रीसेंट न्यूज कंक्लूजन, फैंटास्टिक। अमरजीत, दिस इज अगेन फैंटास्टिक, कैसे नियुक्ति होती है, देन वित्तीय, वेरी गुड, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो, उसको कंटिन्यू करना है। देन दिस इज मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, अब देखो शुभांगी का अप्रोच भी देखो, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट पहले हाईलाइट किया सारा। अब देखो आपका करंट अफेयर्स भी तैयार हो गया, बैंक भी हो गया, वंडरफुल। कीर्ति, कीर्ति आप बहुत सिंसियर हो एंड यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब, इसको मेंटेन करना, यू आर गोइंग टू क्वालिफाई, दिस इज रियली गुड। सी मैप वर्क एक्सीलेंट, पॉइंटर्स एक्सीलेंट, सी तो दिस इज रियली गुड। प्रीलिम्स भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर मेंस आपका बहुत अच्छा होने वाला है, ओके। कोई भी चांस नहीं लेना है हमें, यहाँ पे खूब मेहनत से डेली पढ़ना है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें भी नहीं करना है, रूटीन बेसिक चीज़ें आर गुड। हरजिंदर, अगेन शी इज सो गुड, पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ा है, दिस इज वेरी नाइस कॉपी, आई एम वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, वंडरफुल। योगेंद्र, योगेंद्र भी बहुत अच्छा आंसर लिख रहा है। सी रिलेशंस इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, तो मॉडर्न में अब जैसे एग्जाम्पल लिखा, गुड, एग्जाम्पल्स आर गुड, एग्जाम्पल्स आर गुड। रोल ऑफ दिस अदर देन रीसेंट डेवलपमेंट्स, कंक्लूजन, फैंटास्टिक, वेरी गुड। आरती इज अगेन रियली गुड, बहुत अच्छे कॉपी है ये, एंड सारे पॉइंटर्स, लेजिस्लेटिव एटसेट्रा, गुड, वेरी गुड, सजेशंस एंड ऑल राइट। सो ये सारे सबमिशंस हैं, इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।